नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ICDS एकेडमी के वीडियो सेशन में, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पूछे जाने वाले मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन एवं उसके जीके से संबंधित सेशन को। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान के पूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चले आइए एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के जो सिलेबस में मध्य प्रदेश की 3 इकाइयों को सम्मिलित किया गया है। अगर आप देखें तो 3 इकाइयों से अगर हम सामान्यतः अगर एक बेसिक लेकर चले तो लगभग आपको पूरे पेपर में 25 से 35 क्वेश्चन जो है अकेले मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से आने की उम्मीद है। तो आप मध्य प्रदेश के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि इनका कितना महत्वपूर्ण इस सिलेबस के अंतर्गत या इस एग्ज़ाम के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यह जो सीरीज है सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें हम मध्य प्रदेश के जीके को मध्य प्रदेश पुलिस व्यापम की अन्य एग्ज़ाम के लिए भी कवर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं इसमें हम क्या क्या जानेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो एक सामान्य समझ को लेकर है। मध्य प्रदेश के लिए सामान्य समझ बनाने के लिए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो चले आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की इतिहास संबंधी घटनाएं, स्थापत्य कला, जनजातीय बोली, लोक संगीत, कला, पर्यटन, संस्कृति, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भूगोल को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मुख्यमंत्री इत्यादि आते हैं, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज और नगरीय प्रशासन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो सिलेबस है वो मध्य प्रदेश की सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से रहता है। और अगर आप मध्य प्रदेश की कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों की काफ़ी संख्या रहती है, इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे साथ बने रहिए, इसमें हम मध्य प्रदेश के पूरे जीके को कवर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो आप मैप देख रहे हैं वो है हमारे प्यारे भारत का मैप। इसमें हम मध्य प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच बसा हुआ एक लैंडलॉक्ड या भू आविष्ठित क्षेत्र है। मतलब इसकी सीमा सिर्फ स्थलीय रूप से राज्यों से लगती है, इसकी कोई जलीय सीमा नहीं है। इस प्रकार यह एक लैंडलॉक्ड या भू आविष्ठित क्षेत्र है या राज्य है। इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में इसकी सीमा महाराष्ट्र से, पूर्व में इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से, उत्तर में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से और उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा राजस्थान से और पश्चिम में इसकी सीमा गुजरात से लगती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। यह आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैप आप देखें तो यह है मध्य प्रदेश का सामान्य मैप। यह मैप थोड़ा पुराना है, जिसमें मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी को बनाया गया है, उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। जो टीकमगढ़ जिला है उससे भिन्न कर निवाड़ी को मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निर्मित किया गया है। इस मैप को आप अपने रोज़ाना आप देखिए, इससे आपको एक बेसिक नॉलेज या बेसिक आइडिया बनेगा कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है तथा किस ज़िले की
सीमा किस जिले से लगती है। इस मैप के आधार पर अगर हम बात करें तो आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, सीधी के बगल में सिंगरौली जिला है। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद पश्चिम में अगर हम बात करें तो अलीराजपुर जो झाबुआ के नीचे है वह सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तर में बात करें तो मुरैना सबसे उत्तरी जिला है। और दक्षिण में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला या मध्य प्रदेश का दक्षिणतम स्थान बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक तथा मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक क्षेत्र फैला हुआ है। इसकी जानकारी हम ज्योग्राफी या मध्य प्रदेश के भूगोल में काफ़ी अच्छे से मैप के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको मैप के द्वारा प्रत्येक चीज़ को बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के 51 जिलों का मैप है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो पहली टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है या मध्य प्रदेश के जो प्रतीक है उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो जो पहला आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सारी बातें आप इसमें जो आसपास रिंग है या जो वलय या सर्कल है उसके आसपास आपको कुछ डिज़ाइन दिखाई दे रही है। जो ये डिज़ाइन है वो 24 स्तूप की डिज़ाइन है। ये 24 स्तूप इसके आसपास बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें अशोक स्तंभ के सिंह जो हैं वो भी निर्मित है। इसमें सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन ये शब्द जो है अंकित है। इसके अलावा इसमें जो पेड़ है वो बरगद का पेड़ है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो धान और गेहूं है उनकी बालियां भी इसमें शामिल की गई है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है या किस प्रकार से यह दिखाई देता है। आप मध्य प्रदेश शासन के किसी भी डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो उसमें यह अंकित अवश्य आपको मिलेगा। तो 24 स्तूप, धान और गेहूं की बालियां, बरगद का पेड़ और इसमें जो अशोक स्तंभ है उसको भी सम्मिलित किया गया। इसे 1 नवंबर 1956 को अपनाया गया था। उसके बाद दूसरे राजकीय प्रतीक की बात करें तो वह है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो आप चित्र में देख सकते हैं। यह एक हिरण की प्रजाति है जो बारहसिंगा है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। यह मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। इसके संरक्षण हेतु 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कान्हा-किसली को बनाया गया था। उसके बाद इसकी बात करें तो इसकी जो प्रजाति है या स्पीसीज है वो ब्रेडरी प्रजाति है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वह किस प्रजाति का है, तो ब्रेडरी प्रजाति। और इसके जैव वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, इसके जैव वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो इसका जैव वैज्ञानिक रूसरबस डुबाउसेली है। तो आपको ये सारी बातें इससे याद रखनी है। पहली, राजकीय पशु बारहसिंगा, जैव वैज्ञानिक नाम रूसरबस डुबाउसेली, प्रजाति ब्रेडरी, और किस क्षेत्र में यह संरक्षित है या किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत यह पाया जाता है। उसके बाद राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली महासीर मछली को घोषित किया गया है। इसे 2011 में घोषित किया गया था। इसका जैव वैज्ञानिक नाम टोरटोर या टोर प्यूटिटोरा है।
ठीक है, तो आपको इसका जैव वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। इसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज की मछली जो है उसका जैव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसमें एग्जाम्पल जो ऑप्शन थे उसमें टोर प्यूटिटोरा की जगह टोर भी दिया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है टोर या टोर प्यूटिटेरा टोरा जो है मध्य प्रदेश की राज की मछली का जैव वैज्ञानिक नाम है। तो हमने दो चीज़ें अभी तक देखी, तीन चीज़ें देख चुके हैं। राज की चिन्ह, इसमें 24 स्तूप, गेहूँ और धान की बालियाँ, बरगद का पेड़ और अशोक स्तंभ इसमें सम्मिलित है। इसके बाद राज की पशु बारहसिंगा ब्रैडरी प्रजाति का काना किसली में पाया जाता है और उसरबस डुबावसेली इसका जैव वैज्ञानिक नाम। तीसरी बात हमने देखी, जो राज की मछली है वो महासीर, इसको 2011 में घोषित किया गया और ये टोर प्यूटिटोरा इसका जैव वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद अगला जो राज की प्रतीक है वो है राज्य का नृत्य। राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र का जो नृत्य है राई, उसे राज की नृत्य के रूप में घोषित किया है। इसे हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति खंड के अंतर्गत बहुत डिटेल में देखेंगे, जो सामान्य रूप से आगे हम चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, राई, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद का पेड़, वट वृक्ष या बरगद का पेड़। इसका जैव वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनिंगेलेंसिस है। इसे 1981 में मध्य प्रदेश की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का कौन सा है, बरगद का पेड़ फाइकस बेनिंगेलेंसिस इसका जैव वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद आगे हम बात करें तो राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज अथवा शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका जैव वैज्ञानिक नाम है। यह एक प्रकार की चिड़िया है जिसे राजकीय पक्षी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल या दूधराज इसका अन्य नाम है। उसके बाद राजकीय पुष्प की हम बात करें तो राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली या वाइट लिली जो है उसे घोषित किया हुआ है। इसका जैव वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। तो राजकीय पुष्प कौन सा है, सफ़ेद लिली, और इसका जैव वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। उसके बाद राज्य का जो खेल है वह मलखम है। इसे 9 अप्रैल 2013 के दिन राज्य के खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। आप चित्र में देख सकते हैं कि मलखम जो होता है उसका प्रदर्शन एक खंबे या पॉल के साथ कला दिखाते हुए किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र उज्जैन है। उज्जैन में आप इस खेल से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। बाबा महाकाल की जो सवारी निकलती है उसमें भी प्रतिवर्ष इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये सभी मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाए गए हैं। तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है 24 स्तूप वाला गेहूँ और धान की बालियों के साथ बरगद के पेड़ और अशोक स्तंभ इसमें अंकित है और इसको 1 नवंबर 1956 को अपनाया गया था। उसके बाद दूसरा राजकीय पशु बारहसिंगा, जैव वैज्ञानिक नाम रूसरवर्स डुबावसेली, प्रजाति ब्रैडरी, और तीसरा राजकीय मछली महासीर टोर प्यूटिटोरा या टोर प्यूटिटोरा, इसका जैव वैज्ञानिक नाम 2011 में इसे राजकीय मछली के रूप में अपनाया गया था। देखिए, इस वीडियो सेशन का जो उद्देश्य है वो यह है कि आप इस वीडियो सेशन में ही अपना जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, उन्हें यहीं पर याद कर ले ताकि आपको आसानी हो। इसलिए आप मेरे साथ इसका रिवीजन करते रहें। जो आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उनका आप
आप जवाब दें अपने मन में इसका जवाब दे सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और आपका समय भी बचेगा। बाद में आपको इनके रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अगली अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राय, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद राजकीय नृत्य के बाद राजकीय जो नाट्य है या जो नाटक है वो कौन सा है? तो वो है माच, जो कि बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद राजकीय वृक्ष बरगद, इसका जैव वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस, और इसे 1981 में राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया था। राजकीय पक्षी दूधराज, सहाय बुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकेचर। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली लिलियम कैंडिडम। राजकीय खेल मलखम 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया और उज्जैन इसका प्रमुख केंद्र है। और राजकीय नृत्य माच है, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन संबंधित चीज़ें थी जिनको हमने जाना है। अभी इसमें आगे हम और भी जानकारी हासिल करेंगे। आज का ये जो वीडियो सेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस या इसके महत्व की अगर हम बात करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे संबंधित आपको आपकी एग्ज़ाम, चाहे वह एमपी पुलिस हो, व्यापम की कोई अन्य एग्ज़ाम हो या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2020 हो, इनमें आपको मिनिमम आज के वीडियो सेशन से 2 प्रश्न मुख्यतः जरूर आपको मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें प्रश्न ज़्यादा कठिन स्तर के नहीं आते हैं, फैक्ट या तथ्य के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, यही सफलता का असली राज है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इससे प्रश्न आपका नहीं बनेगा, क्योंकि सामान्य बात है, मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, भोपाल की अगर हम बात करें तो 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। उस समय भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन यह एक ज़िले के रूप में गठित नहीं हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश भोपाल को ज़िले के रूप में कब गठित किया गया? तो जनवरी 1972। आपको याद रखना है, भोपाल ज़िला मध्य प्रदेश में जब गठित किया गया था 1972 में। इससे पहले 1972 से पहले तक मध्य प्रदेश का ये जो भोपाल राजधानी है सीहोर ज़िले के अंतर्गत आता था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी। दूसरी जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का नामकरण। मध्य प्रदेश का पहले नाम मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस था। इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश किया था। आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किस महापुरुष या किस पुरुष ने या किस राजनीतिक पुरुष ने दिया था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान हो तो 1953 में जो फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी राज्यों के पुनर्गठन के लिए, उसकी अनुशंसा पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और देश में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। उन 14 राज्यों में से मध्य प्रदेश भी एक राज्य था। इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, मतलब मध्य प्रदेश से विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ अलग हुआ और वर्तमान जो हम मध्य प्रदेश देखते हैं वो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ये जो मध्य प्रदेश का विभाजन है या मध्य प्रदेश का गठन है वो हम आगे के लेक्चर में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए मैप के माध्यम से पूरा समझेंगे। फिलहाल आप सामान्य जानकारी रखिए कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप या विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। प्रदेश दिवस इसीलिए 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
और मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है या मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mp.nic.in। तो वेबसाइट क्या है? www.mp.nic.in। एग्ज़ाम में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि आधिकारिक वेबसाइट मध्य प्रदेश की कौन सी है। संक्षिप्त नाम से कोई प्रश्न बनना नहीं है। सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो इंदौर है। भाषा से भी कोई शब्द या कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं बनेगा। सामान्यतः हिंदी मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा है। मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे हृदय प्रदेश, उप भारत, मध्य भारत, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, ये सब मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मैं आपको इससे पहले ही मैप में बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणतम जिला है वो है बुरहानपुर, और यह 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मध्य प्रदेश का उत्तरतम जिला मुरैना है। इस प्रकार मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, मुरैना तक। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें या पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य मध्य प्रदेश स्थित है। यानी 74 डिग्री 9 मिनट ये जो पॉइंट है ये आपका अलीराजपुर जिले में, तथा 82 डिग्री 48 मिनट जो पूर्वी देशांतर का जो बिंदु है वो आपको सिंगरौली जिले में मिलेगा। इसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का उत्तर से लेकर दक्षिण तक 605 किलोमीटर का विस्तार है, तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक 870 किलोमीटर का विस्तार है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 9.38% है। आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं बुक में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अनूपपुर जिले में जो किरार घाटी है उसके लेकर विवाद है, जिसके कारण ये जो 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है उसका अंतर कहीं कहीं आपको प्राप्त होगा। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर तथा कुल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में है। मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल के आधार पर पहला राज्य था। तो इसी पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब बताइए कि देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान हम देख ही चुके हैं। दूसरा है जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार। हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या और जनांकिकी जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको और भी डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ध्यान रखिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ है। वर्तमान में यह ज़्यादा है, लेकिन ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। उसके बाद सीमाओं की हम बात कर ही चुके हैं। 5 राज्यों से लगती है, पहले ही बता चुके हैं। दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में गुजरात। राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है। यहाँ के जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु। कर्क रेखा
मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों को पार करके जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 14 जिले। वो 14 जिले कौन कौन से, आगे हम उनकी चर्चा करेंगे और इसे मैप के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद हम बात करें तो राजकीय चिन्ह देख ही चुके हैं, 24 स्तूप वाला जिसमें व्रत है और गेहूं और धान की बालियां है, अशोक स्तंभ है और बरगद का पेड़ है। वृक्ष की बात करें तो बरगद का पेड़। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अशोक स्तंभ है, जो राजकीय चिन्ह है उसमें कौन सा वृक्ष है, तो बरगद का पेड़ है। ठीक है। उसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करें बरगद, इसका जैव वैज्ञानिक नाम आप मुझे बताइए, पीछे हमने इसकी चर्चा की थी, बताइए। फाइकस वैलेंगेलेंसिस। राजकीय वृक्ष के बाद राजकीय पशु दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकैचर, महारानी, हुसैनी बुलबुल, टिटेनी, ये इसके अन्य नाम हैं। पैराडाइज फ्लाईकैचर इसका जैव वैज्ञानिक नाम है। 2018 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यहाँ पूछा जा चुका है। उसके बाद राजकीय नृत्य राई, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। राजकीय पशु बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का, रूसरबस डुबाव, शैली इसका जैव वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष, इन तीनों को 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ के रूप में के अवसर पर घोषित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठित हुआ। अब 25 साल उसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 1 नवंबर 1981। और इसी दिन पक्षी, पशु और वृक्ष जो राजकीय हैं उन्हें घोषित किया गया। राजकीय मछली की बात करें तो राजकीय मछली महासीर है, जिसका साइंटिफिक नाम टोर या टोर प्यूटिटोरा है। राजकीय फसल आपको पता ही है, सोयाबीन। टोपोग्राफी का मतलब है कि जो भूगोल, यहाँ का जो क्षेत्र है वह किस प्रकार का है, समतल है, मैदान है, पठार है, पर्वत है। तो मध्य प्रदेश की जो टोपोग्राफी है वो मिश्रित है, मिक्स है, मतलब यहाँ पर पहाड़ भी है, पर्वत भी है, पठार भी है और कुछ हद तक थोड़ा बहुत मैदानी क्षेत्र भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश का गान बात करें तो मेरा मध्य प्रदेश शीर्षक से आप परिचित हैं ही सही। उसके लेखक कौन है, महेश श्रीवास्तव। इसको गाया है सिंगर या जो गायक है वो शान, और इसमें जो संगीत दिया है वो आदेश श्रीवास्तव ने दिया है। तो आपको इसके लेखक ध्यान रखने हैं, महेश श्रीवास्तव है। उसके बाद राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली देख ही चुके हैं हम पहले। इसे का जैव वैज्ञानिक नाम आप बता सकते हैं, जैव वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। इसका जैव वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। राजकीय नाट्य की बात करें तो माछ है। राजकीय खेल मलखम, जिसे 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था और उज्जैन इसका मुख्य क्षेत्र है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 सीटें विधानसभा की है, मतलब मध्य प्रदेश में 230 विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में निर्धारित हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 राज्यसभा सीटें निर्धारित की गई है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है कि लोकसभा की कितनी सीटें, 29, राज्यसभा की 11। अगर हम मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं इनमें आरक्षण की बात करें तो जो अनुसूचित जाति है यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट, उनके लिए 35 और SC के बाद ST यानी अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 47 सीटों को आरक्षित किया गया है। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर 35 + 47 = 82, 82 सीटें आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। मध्य प्रदेश में 82 सीटें जो विधानसभा की हैं वो आरक्षित हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा की जो 29 सीटें हैं उनमें
SC कैटेगरी के लिए 4 सीटें रिजर्व है, भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोकसभा सीटों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, ये 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति नहीं, जाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद आगे बात करें तो लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई है। अभी 6 सीटें कौन कौन सी है, इन्हें आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो यह इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप इन्हें देख सकते हैं। रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, शहडोल, मंडला और सिंगरौली नहीं है, मंडला, ये 6 सीटें इसमें शामिल है। उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हम देख ही चुके हैं, सिंगरौली। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर, कितने डिग्री? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश का विस्तार 870 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, कितने डिग्री पर स्थित है? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिणतम जिले की बात कर ही चुके हैं, बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर जिला 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इस प्रकार उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्य प्रदेश का 605 किलोमीटर का विस्तार निर्धारित है। उसके बाद संभाग की बात करें तो 10 संभाग मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश की बोलियों से अभी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन हाँ, जब हम कला और संस्कृति क्षेत्र में इन्हें विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है तथा इनसे संबंधित कौन सी खास बातें हैं। राज्य की जनजातीय बोलियाँ जो हैं उनमें भीली, गोंडी और कोरकू है। गोंडी जो भाषा है या बोली है, गोंडी बोली लगभग समाप्ति की ओर या विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। राज्य के लोक नाट्य की बात करें तो खम स्वांग, राई स्वांग, नौटंकी, कठपुतली, गम्मत माच, तेजाजी की कथा, ये सब हैं। इन्हें हम कला संस्कृति क्षेत्र में विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद राज्य के लोक नृत्य की बात करें तो रीना, गेडी, गरबा, गरबी, डांडिया, चटकोरा, बिलमा, छेरला, ये सब इसमें सम्मिलित है। इन्हें भी हम कला संस्कृति में देखेंगे। लोकगीत, लखनी, चौघड़िया, फाग, आला, रेलो, ये सब सम्मिलित है। तो इन्हें हम कला संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत डिटेल में देखेंगे। जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 है और 52वें जिले के रूप में टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी को बनाया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत कितनी तहसील आती है। और निवाड़ी जिले का जो गठन किया गया था वो 2018 में किया गया था, लेकिन आप मुझे निवाड़ी जिले के अंतर्गत तहसीलों की संख्या बताइए। उसके बाद विकास खंड की बात करें तो विकास खंड की संख्या 313 है। आदिवासी विकास खंड की बात करें तो 89 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आदिवासी विकास खंड की संख्या 89 है। आदिवासी समूह 3। उसके बाद नगर या शहर 2011 की जनगणना के अनुसार 476 थे। कुल गांव 54,903, आबाद गांव 52,117, नगर निगम 18, नगर पालिकाएँ 96, नगर निगम 18 और नगर पालिकाएँ 96। नगर पंचायत की बात करें तो 264, ग्राम पंचायत 23,006। ये सब आंकड़े 2011 के अनुसार हैं। इनसे सामान्यतः प्रश्न बनने के चांस कम होते हैं। जनपद पंचायत की बात करें तो कुल 313 है। हमने इससे पहले देखा था कि जो विकास खंड है जो विकास खंड है वो भी 313 है और जनपद पंचायतें भी 313 है। जिले 52 है तो जिला पंचायतों की संख्या भी 52 होगी। छावनी परिषद की संख्या 5, जनगणना नगर 112, आईजी पुलिस के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र है वो 11 और डीआईजी पुलिस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 15 है।
तो IG रेंज जो है वो 11 है और DIG रेंज 15 है। पुलिस थाने, चौकिया, उप संभाग, पुलिस जिलों की संख्या की बात की जाए तो 52। पेशा ब्लॉक की बात करें तो पेशा ब्लॉक 89 है। आदिवासी विकास खंड भी कितने थे? 89 थे और पेशा ब्लॉक भी 89 है। पेशा ब्लॉक क्या है, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जो पेशा है, पेशा का पूर्ण रूप नीचे लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं या जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हमारी तरह सामान्य कानून या सामान्य सांस्कृतिक जीवन नहीं होता है। सांस्कृतिक जीवन में भिन्नता होती है तथा वहाँ पर उनके अपने स्थायी या स्थानीय कानून चलते हैं। इस प्रकार अगर हम सामान्य प्रशासन के उपबंध उन क्षेत्रों में लागू करें तो इससे उनकी संस्कृति पर खतरा हो सकता है। इस कारण इन क्षेत्रों की विशेष संस्कृति को ध्यान में रखते हुए 1996 में एक एक्ट लाया गया जिसे पेशा एक्ट के रूप में जानते हैं। और यह जो पंचायत का विस्तृत वर्गीकरण है या उनका विकेंद्रीकरण है, उनसे संबंधित इस क्षेत्र में प्रावधान करता है और उनकी संस्कृति को बचाते हुए वहाँ पर पंचायतों की स्थापना की बात करता है। तो 89 अगर कुल हमारे आदिवासी विकास खंड है तो 89 ही पेशा ब्लॉक या पेशा विकास खंड होंगे। ठीक है, तो आपको पैसा समझ में आया, पैसा क्या है। उसके बाद पेशा पंचायत की बात करें तो 5211 है। पेशा ग्राम की बात करें तो 11784 है। तो ये सब पेशा से संबंधित है और पेशा के तहत पूर्ण 5 जिले जो आते हैं उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन संबंधित चीज़ें जिनमें हमने देखी है। तो इस सेशन को आप सामान्य ना लें, इसमें आपको परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न सामान्यतः अवश्य मिलेंगे। आप कोई सी भी एग्ज़ाम दें, आपकी मध्य प्रदेश, MP पुलिस, MPPSC, व्यापम संबंधित कोई सी भी एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं जो प्रश्न मैंने आपसे इससे संबंधित पूछे हैं। और ये सीरीज लगभग 1.5 महीने से 2 महीने या 50 दिनों के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के पूरे जीके को कवर करेंगे। आगे हम जियोग्राफी को भी लेंगे जिसमें हम मैप के थ्रू या मैप के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे। तो आप बस जुड़े रहिए और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी अगर कोई मांग है या कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य में कुछ समस्या होने के कारण थोड़ा वीडियो में आपको डिले हो रहा है, लेकिन आगे कोशिश की जाएगी कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिले जिससे आप इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को जारी रख सकें तथा लॉकडाउन जो स्थिति है वह सामान्य रूप से 1-1.5 महीने या 2 महीने में स्थिति सामान्य हो, तब हम इसका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए तथा मेरी बातों को समझने के लिए।